तभी विनायक उस सोने के कलश को लेकर अंधकार लोक से बाहर निकल आता है। वहीं दूसरी तरफ विनायक उस कलश को लेकर आगे बढ़ता है और जैसे ही सरोवर के किनारे उस कलश को रखकर मंत्र पढ़ने ही वाला होता है कि तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आ जाता है। चलो चलो विनायक, अब जल्दी से ये सोने का कलश मुझे दे दो। ये कलश अब मैं लूंगा, लाओ। अरे 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 भाई, क्या बात है? तुम ये किस तरह से पागलों की तरह भागते हुए आए हो कि तुम्हें अपना ये कीमती कलश भी गिरता हुआ नहीं दिखा? ये लो भाई, अपनी चीज को संभालो। महान इंसान, तुम्हें नहीं पता कि यह कलश किस चमत्कारी चीज का है? हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, मैं आज ही धरती लोक के लिए निकल पड़ती हूँ। तभी वहाँ एक तेज रोशनी फैली और माइनी उस विचित्र दुनिया से गायब होकर सीधे धरती लोक पर आ गई। आज पूरे 100 वर्ष के बाद मैं इस धरती लोक पर आई हूँ। अपनी उस मायावी दुनिया में रह रहकर मैंने सोचा था कि धरती लोक बहुत ही बेकार और बदसूरत होता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो चारों तरफ इतने हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ये तो सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। माइनी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। ये क्या, ये तुमने ये जादू कहाँ से सीखा? मेरा शरीर पत्थर का क्यों बन रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। नहीं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तो बस एक कमजोर सी शक्ति का इस्तेमाल किया था, फिर इतनी तेजी के साथ ये इतना प्रबल कैसे हो गया? तभी उसकी नजर उस सोने के कलश पर पड़ी। सुबह का वक्त है। माधव घर में बैठा हुआ है और उसकी बेटी मीना बिछावन पर कमजोर अवस्था में बैठी हुई है। पास में एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है और वो अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिला रहा है। हाँ बेटी, तुम्हें थोड़ी देर के लिए बुखार क्या हो गया? अरे मैं तो बुरी तरह से घबरा गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए मेरे बच्चे। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप खामख्वाह परेशान हो रहे हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं 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 बेटी, तुम मेरी जान हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरे जीने की वजह खत्म हो जाएगी। इसीलिए मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी ही होगी। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तुम हो बेटा, तुम हो मेरे बच्चे, तुम। माधव की आंखों से आंसू निकल आए। वहीं दूर तालाब के किनारे खड़ा एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति अपनी दिव्य शक्तियों से ये सारी बातें सुन लेता है। मेरे कानों की शक्ति इतनी ज्यादा है कि मैंने इतनी दूर की बातें भी साफ साफ सुन ली। मुझे बस उस लकड़हारे माधव की कमजोरी जाननी थी और आज मैंने वो कमजोरी जान ली। अब मुझे वही करना होगा जो मैंने सोचा था। फिर बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए वहां से निकल पड़ता है और माधव के घर के पास आ जाता है। अगर मैं इस बूढ़े के रूप में अंदर गया तो मुझे देखकर वो लड़की डर जाएगी और माधव भी मेरी बातों में नहीं आएगा। मुझे उस लड़की को अपने जाल में फंसाना होगा। अगर मैं जवान होता तो खुद उसे फंसा लेता। क्या मुझे कोई सुंदर लड़का लाना होगा? नहीं 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 नहीं, अगर सुंदर लड़का लाऊंगा तो सिर्फ लड़की फंसेगी, उसका पिता नहीं। मुझे उन दोनों को अपने चक्रव्यूह में फंसाना है। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। बूढ़ा व्यक्ति रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगा और तभी उसकी आंखों के सामने एक पुराना मंजर घूमने लगा। अंधकार लोक में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तभी एक विशाल काले महल के अंदर युवराज विनायक बैठा हुआ है। अंधकार लोक का ये गहरा अंधेरा इस बात का गवाह है कि अब
सही वक्त आ गया है। हमें धरती लोक पर जाना होगा और इस मायावी कलश को किसी सुरक्षित जगह पर रखकर विधि विधान से इसकी शक्तियों को स्थापित करना होगा। फिर विनायक वो रहस्यमयी कलश उठाता है और अपने काले महल से निकल पड़ता है। कुछ ही देर में उसके सामने अंधकार लोक का एक बहुत बड़ा काला द्वार खुल जाता है। तभी विनायक उस सोने के कलश को लेकर अंधकार लोक से बाहर निकल आता है। वहीं एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा बूढ़ा व्यक्ति ये सारा दृश्य देख रहा होता है। चलो, आखिरकार मैंने इतने वर्षों से इस पल का इंतजार किया था। अब ये सोने का कलश तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। बस मुझे सुबह के तीसरे पहर का इंतजार है। अभी तो बस पहला पहर शुरू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विनायक उस कलश को लेकर आगे बढ़ता है और जैसे ही सरोवर के किनारे उस कलश को रखकर मंत्र पढ़ने ही वाला होता है कि तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आ जाता है। चलो चलो विनायक, अब जल्दी से ये सोने का कलश मुझे दे दो। ये कलश अब मैं लूंगा, लाओ। नहीं 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 नहीं, ये कलश तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। ये हमारे लोक की पवित्र शक्ति का प्रतीक है। इसे मैं धरती लोक पर सही जगह पर स्थानांतरण करने आया हूँ। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अच्छा, ऐसे कैसे चला जाऊं? अरे मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। फिर बूढ़ा व्यक्ति विनायक पर अपनी आसुरी विद्या से जादू करता है। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं इस पावन शक्ति को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। विनायक उस कलश को लेकर वहां से भागने लगा और भागते भागते घने जंगलों से गुजरा। तभी वो अंधकार लोक के गुप्त द्वार के पास पहुंचा। वहां लकड़हारा माधव लकड़ियां काट रहा था। अचानक विनायक के हाथ से वो सोने का कलश नीचे गिर पड़ा। माधव उस कलश को उठाता है। ओ भाई, अरे कौन हो तुम? जरा देखो, तुम्हारा ये कीमती कलश पता नहीं पीतल का है, सोने का है। अरे हिया गिर गया है। अरे भाई, अपना कलश तो वापस ले लो। माधव कलश उठाकर विनायक के पीछे पीछे भागने लगा। तभी पीछे से वो बूढ़ा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम दोनों रुक जाओ। अब मुझे ये कलश चाहिए। रुक जाओ, रुको रुको रुको। लेकिन विनायक जैसे ही अपने गुप्त द्वार के सामने जाकर खड़ा हुआ, वो पीछे मुड़कर माधव को देखता है। अरे ये कैसा सच्चा और ईमानदार इंसान है जो मुझे मेरा सोने का कलश लौटाने आया है। अगर इसकी जगह कोई और लालची इंसान होता तो इसे लेकर कब का भाग गया होता। माधव हाँफते हुए विनायक के पास आता है। अरे 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 भाई, क्या बात है? तुम ये किस तरह से पागलों की तरह भागते हुए आए हो कि तुम्हें अपना ये कीमती कलश भी गिरता हुआ नहीं दिखा? ये लो भाई, अपनी चीज को संभालो। महान इंसान, तुम्हें नहीं पता कि यह कलश किस चमत्कारी चीज का है? देखो भाई, चाहे ये सोने का हो या चाहे फिर पीतल का हो, पर दूसरों की चीज से हमें क्या मतलब है? हमें किसी की पराई चीज का कोई लोभ नहीं करना चाहिए। जो हमारा है वही हमारा है, बस। तुम सच में बहुत महान इंसान हो। लो, अब तुम्हें इस सोने के कलश को हिफाजत से अपने पास रखो। वक्त आने पर मैं ये कलश लेने तुमसे खुद आऊंगा, क्योंकि ये कलश अब तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लो, जल्दी पकड़ो इसे। फिर विनायक उस गुप्त द्वार के अंदर चला जाता है और अचानक एक तेज रोशनी के साथ वो दरवाजा गायब हो जाता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति भागते हुए माधव के पास आता है। ए लकड़हारे, जल्दी से ये सोने का कलश मुझे दे दे, ला। अरे नहीं 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 नहीं, ये कलश मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे इस कलश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है और मैं अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं ये।
बूढ़ा व्यक्ति माधव पर जादू करने की कोशिश करता है कि अचानक उस कलश से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है और बूढ़ा व्यक्ति जोरदार झटके के साथ दूर जाकर गिर पड़ता है। अरे, लगता है ये कोई बहुत ही बुरी शक्ति है जो इस पवित्र कलश के पीछे पड़ी है। मुझे इसकी हिफाजत हर हाल में करनी होगी। हाँ हाँ। माधव उस कलश को लेकर वहां से सुरक्षित भाग जाता है। अरे नहीं 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 नहीं! मुझे ये कलश हर हाल में हासिल करना है। मैंने इतने वर्षों से इस फल का इंतजार किया है और आज मैं इसे पाते पाते रह गया। अब देखो, मुझे सबसे पहले इस माधव की कमजोरी ढूंढनी होगी। अगर इसके मन की शक्ति कमजोर होगी तभी ये कलश मैं हासिल कर सकता हूँ। तब से लेकर अब तक पूरे 12 वर्ष बीत गए और मैं इसके पीछे घूम रहा हूँ उस कलश को हासिल करने के लिए, लेकिन अब तक मुझे इसकी कोई कमजोरी नहीं मिली थी। लेकिन आज मुझे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता चल गई। बूढ़ा व्यक्ति वहां से निकल पड़ता है और एक विचित्र मायावी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसके सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की माइनी आकर खड़ी हो जाती है। कहिए गुरुदेव, आज इतने लंबे वक्त के बाद कैसे आपका हमारे इस गुप्त स्थान पर आना हुआ? देखो माइनी, इतने दिनों से मैंने तुम्हें ये जो मायावी शिक्षा दी थी ना, आज उस शिक्षा की मुझे बहुत बड़ी जरूरत आ पड़ी है। तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा कार्य करना होगा। हाँ, क्यों नहीं गुरुदेव। मैंने आपको वचन दिया था कि आप जो भी कहेंगे मैं वो जरूर करूंगी। अगर आज आपको मेरी मदद की जरूरत है तो बताइए मुझे क्या करना है। तुम्हें अभी धरती लोक पर जाना होगा। वहां तुम्हें माधव नाम का एक लकड़हारा मिलेगा और उसकी एक बेटी है मीना। माधव की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी वही बेटी है। सुनो, तुम्हें किसी भी तरह से उसके घर जाना है और उसकी बेटी और माधवी के दिल में अपने लिए एक खास जगह बनानी है और वो मायावी कलश लेकर आना है। समझ गई? हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं। मैं आज ही धरती लोक के लिए निकल पड़ती हूँ। तभी वहाँ एक तेज रोशनी फैली और माइनी उस विचित्र दुनिया से गायब होकर सीधे धरती लोक पर आ गई। आज पूरे 100 वर्ष के बाद मैं इस धरती लोक पर आई हूँ। अपनी उस मायावी दुनिया में रह रहकर मैंने सोचा था कि धरती लोक बहुत ही बेकार और बदसूरत होता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो चारों तरफ इतने हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ये तो सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। माइनी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई और जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंची तो उसने अपनी दिव्य शक्तियों से देखा कि माधव जंगल में लकड़ियां काट रहा है। चलो, यही सबसे सही मौका है। मुझे अभी जाकर मीना को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाना होगा। फिर माइनी मुस्कुराते हुए वहां से निकल पड़ी और सीधे माधव के घर पहुंची। तुम कौन हो? देखो मीना, मैं तुम्हें कई दिनों से दूर से देख रही थी। तुम्हारी ये सादगी मुझे बहुत पसंद आई। सच कहूँ तो आज तक मैंने कभी किसी लड़की को अपनी सहेली नहीं बनाया। क्या तुम मेरी पहली सहेली बनना पसंद करोगी? मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। देखो, मुझे सहेलियाँ बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ऐसे किसी अनजान अजनबी को अपनी सहेली नहीं बनाती। तुम यहाँ से चली जाओ। देखो मीना, मेरी बातों का बुरा मत मानो। आज तक मैंने कभी किसी के सामने ऐसे शब्द नहीं कहे। अगर तुमने मना कर दिया तो सच में मुझे बहुत दुख होगा। लगता है ये लड़की बहुत दुखी है, इसलिए मुझसे दोस्ती करना चाहती है। चलो, मुझे इसे एक मौका देना चाहिए। देखो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं तुम्हारी हमेशा के लिए सहेली तो नहीं बन सकती, लेकिन ठीक है,
कुछ देर की खातिर बन सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। तुम बस अभी मेरे साथ चलो और मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। चलो ठीक है, अगर इतनी सी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों वहां से निकल पड़ी और घने जंगलों की तरफ जाने लगी। आज से पहले तो मैं इस तरफ कभी नहीं आई। देखा, कहा ना, सब जगह घूमना चाहिए। तुम आगे चलो, देखो मैं तुम्हें कितनी अच्छी जगह ले चलूंगी। माइनी मीना को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हुए आगे एक गुफा के सामने ले आई। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम बस इस गुफा के अंदर जाओ, उसके बाद देखना। अंदर एक ऐसी सुराही है जिसे देखते ही तुम बहुत खुश हो जाओगी। क्या सच में? फिर मीना जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, अचानक माइनी तेज मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे गुफा में एक अदृश्य द्वार प्रकट हो जाता है। ये क्या? तुमने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? मुझे बाहर निकालो, ये अदृश्य द्वार खोलो। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझसे गुरु दक्षिणा में कुछ मांगा है, तो मैं उन्हें वो गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस गुफा में कुछ नहीं होगा। मेरा ये अदृश्य दरवाजा तुम्हें खाने पीने की चीजें देता रहेगा, जिससे तुम्हें यहाँ रहने में आसानी होगी। तभी माइनी सीधे मीना का रूप धारण कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। नहीं, तुमने मेरा रूप धारण क्यों किया है? नहीं, मुझे बाहर निकालो। माइनी वहाँ से मीना के रूप में निकल पड़ती है और सीधे माधव के घर आ जाती है। आज इतने वर्षों के बाद एक छोटे से घर में मुझे रहना पड़ रहा है, वरना मैं तो मायावी लोक में कभी वृक्ष के किनारे तो कभी झरने के पास रात बिताया करती थी। तभी माइनी बिस्तर पर लेट जाती है। तभी थोड़ी देर में माधव घर आता है। अरे ओ मीना बेटी, क्या कर रही हो? अरे बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लाकर दो बेटा। तभी माइनी पानी लेकर आती है। माधव पानी पीता है। ये क्या बेटी, क्या हो गया? आज तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, क्या बात है? नहीं पिताजी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ठीक ही हूँ। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। ये देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, देखो। क्या है पिताजी? माधव अपनी जेब से एक पायल निकालता है। ये देखो, तुम्हें बचपन से पायल पहनने का बहुत शौक था ना बेटा। मैं लकड़ियाँ बेचकर एक एक पैसा जोड़कर देखो तुम्हारे लिए ये चांदी की पायल लेकर आया हूँ। अब बेटा तुम इसे पहनो। जब तुम इसे पहनकर छन 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 करके चलोगी ना मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बेटी को मैंने ये चीज दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई माधव वो पायल लेकर खुद माइनी के पैरों में पहना देता है। अब ये पायल कभी मत उतारना, और बहुत जल्दी मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां बनवा दूंगा। तुम्हें बहुत शौक था ना, तुम्हारी ये सहेली ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था ना सोने की चूड़ियों के लिए। फिर ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अपने पैरों की पायल को देख रही माइनी की आंखों से अचानक आंसू छलक आते हैं। ये क्या? आज तक मैंने कभी पिता का प्यार नहीं देखा। ये लकड़हारा दिन भर मेहनत कर रहा होगा, तब जाकर कहीं 1 रुपया कमा पाता होगा, लेकिन आज इसने अपनी बेटी के लिए अपने पूरे 1 महीने की सारी मेहनत लगा दी होगी। कितना नेक है ये इंसान। माइनी इतना कहकर कुछ देर इन्हीं ख्यालों में खो जाती है। ये मुझे क्या हो गया है? मैं ये क्या सोच रही हूँ? मैं अपने मकसद से कैसे भटक सकती हूँ? मुझे इन सब बातों में नहीं उलझना है। फिर ऐसे ही एक और दिन बीत गया।
अगली सुबह होते ही माधव काम पर जाने के लिए घर से निकल रहा होता है। तभी माइनी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पिताजी, आप हर वक्त बस लकड़ियां ही काटते रहते हैं और आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि आपके पास एक सोने का कलश भी है। बेटी, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने कब देखा कि हमारे पास सोने का कलश है? मैंने तो तुम्हें ना ही कभी दिखाया और ना ही इसके बारे में कभी बताया है। हे ईश्वर, ये मैंने क्या बोल दिया? अब मुझे किसी भी तरह इस बात को यहीं झुठलाना होगा। वो पिताजी, मैंने आपको अपने एक दोस्त से बात करते हुए सुना था, इसलिए पूछ लिया। तो क्यों ना उस सोने के कलश को बेचकर आप एक पक्का घर बनवा लें। मैं एक लकड़हारा हूँ बेटा, मेहनत तो मुझे करनी ही है और हमेशा अपने मेहनत के पैसे का ही खाना चाहिए। दूसरों के पैसे का लोभ करना बहुत ही बुरी बात है। चलो अब तुम जाओ, आराम करो, मुझे लकड़ियाँ काटने जाना है। माधव अपनी कुल्हाड़ी उठाकर वहां से चला जाता है। ये कितना नेक इंसान है, इतना बड़ा सोने का कलश घर में रखा है और ये 2 रुपए की लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा है। चलो मैं खुद ही जाकर वो कलश देखूं तो सही कि आखिर वो कैसा अद्भुत कलश है। फिर माइनी आगे बढ़ गई और घर के एक बंद कमरे में गई, जहां एक पुराने बक्से से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। लगता है इसी बक्से के अंदर वो सोने का कलश होगा। चलो इसे खोलकर देखती हूँ। माइनी जैसे ही उसे छूती है, उसे एक तेज झटका लगता है और वो दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ती है। यानी कि इस कलश में बहुत ज्यादा शक्ति है। फिर माइनी उस बक्से को वापस बंद करके वहां से बाहर निकल पड़ती है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना गुरुदेव मुझसे नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। माइनी कलश को हासिल करने की पूरी कोशिश करती है, पर वो उस कलश को छू भी नहीं पाती। तभी एक दिन माइनी घर पर अकेली बैठी होती है कि तभी इतने में वहाँ रोहन आ जाता है। अरे वाह मीना, क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या बात है? तुम कौन हो और मुझसे इस तरह क्यों बोल रहे हो? अरे ये मीना को अचानक से क्या हो गया? ये मुझे देखती थी तो पागलों की तरह बावली हो जाती थी और अभी ये मुझे पहचानने से भी साफ इनकार कर रही है। अरे तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारा सगा मामा का लड़का हूं और तुमसे पूरे 1 साल बाद मिलने आया हूं और तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं है, हैं? ओह अच्छा, मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दो भाई। वो क्या है ना कि मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे बार बार तेज बुखार आता रहता है, जिस वजह से मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। ये क्या चक्कर है? इसकी जुबान कुछ कह रही है और इसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही हैं। कोई तो गहरी बात है जो ये हमसे छिपा रही है। चलो चलो, कोई बात नहीं मीना, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं अभी रसोई से खाने को ला देती हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ फूफा से मिलने आया हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे फूफा से नहीं मिला। चलो तो तुम आराम कर लो, लगता है कि अभी भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं खुद ही फूफा से मिलने जाता हूँ, वो ज़रूर तालाब के किनारे ही पेड़ से लकड़ियाँ काट रहे होंगे। हाँ, वो तो जंगल में लकड़ियाँ ही काटने गए हैं। फिर रोहन वहाँ से निकल पड़ा और अचानक उसकी नज़र घर के पास ही गिरे काले कपड़े पर गई। रोहन उसे उठाता है। ये क्या है? ये काला कपड़ा कैसा? और ये तो कोई दुपट्टा जैसा लग रहा है। पर मेरी बहन मीना को तो काले रंग से सख्त नफरत है। वो काला रंग तो देखना भी पसंद नहीं करती, फिर ये काले रंग का दुपट्टा उसका कैसे हो सकता है? जरूर दाल में कुछ तो काला है। अरे नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। मुझे अभी जाकर फूफा को ये बात बतानी होगी। हाँ,
फिर रोहन भागते हुए वहाँ से निकल पड़ता है और माधव जहाँ तालाब के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था वहाँ आ जाता है। अरे ओ रोहन बेटा, क्या बात है बेटा, इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, फूफा जी, पाए लागी अब बहुत दिन हो गए थे तो सोचा कि अपनी बहन मीना से मिलूं और आपसे भी मिल लो, सबसे मिलना हो जाएगा। लेकिन फूफा जी, जैसे ही मैं घर गया तो हाँ हाँ, तो आगे बोल बेटा, क्या हुआ? अब मीना को कुछ हो गया है क्या फूफा? मतलब वो बहुत बदली बदली सी लग रही है। उसका बात करने का तरीका, उसके बोलने का अंदाज सब बदल गया है। और तो और उसे तो काले रंग से सख्त नफरत है, खास तौर से काले कपड़ों से। पर उसका एक काला दुपट्टा मैं घर के पास देख कर आया हूं। ये सब क्या चक्कर है फूफा? हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है रोहन। मुझे भी कुछ दिनों से लग रहा है कि मीना के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो भी मुझे बहुत बदली बदली सी लग रही है। जो गुप्त बात मैंने उसे कभी ना बताई हो, उसे वो सब बातें भी पता चल जाती हैं। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी होते हुए भी वो मेरी बेटी है नहीं। उससे उससे वो एहसास नहीं होता मेरी बेटी वाला। फूफा, आप जरा संभल कर रहना, मुझे कुछ ठीक ना लग रहा। आप मीना का पूरा ध्यान रखना। चलो मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर। रोहन वहाँ से चला जाता है। हाँ, मुझे भी अंदर से कुछ अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। अरे मेरी असल बेटी मीना कहीं कहीं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसी है? माधव परेशान होकर घर वापस आता है। वो वहाँ बैठी मायनी को देखकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने बिछावन पर चला जाता है। तभी मायनी उसके पास आती है। क्या हो गया पिताजी, आज आप मुझसे कुछ बोल नहीं रहे? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा मेरे सर में दर्द है। अब मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए। फिर मायनी वहाँ से मंद मंद मुस्कुराते हुए चली गई। तभी माधव जैसे ही गहरी नींद में जाता है, तभी एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। पिताजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। जो लड़की आपके साथ घर में रह रही है वो मैं नहीं हूँ, वो एक दुष्ट मायावी लड़की है पिताजी। मुझे इस अंधेरी गुफा से बाहर निकालिए। तभी माधव की आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गया। ये क्या? ये तो मेरी बेटी की आवाज है। यानी कि ये उस कलश की शक्ति की वजह से मैं देख पा रहा हूँ। मेरी बेटी मुसीबत में है। यानी कि ये लड़की मेरी बेटी है ही नहीं। माधव गुस्से में उठा और मायनी के पास गया, जो एक मंत्र पढ़ रही थी। रुक जाओ, कौन हो तुम? हो कौन तुम? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती हो। जल्दी बताओ कि तुम कौन हो और मेरे घर में इतने दिनों से मेरी बेटी बनकर क्यों रह रही हो? कौन हो तुम? तभी अचानक मायनी हंसने लगी और तेज रोशनी के साथ वो अपने असली रूप में आ गई। मैंने पूछा कौन हो तुम और बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मैं तो बस तुम्हें कमजोर करना चाहती थी, लेकिन तुम तो अब अच्छी तरह से कमजोर हो गए हो। अब मैं उस कलश को छू सकती हूँ। तुम्हें वो कलश चाहिए तो ले जाओ, पर मेरी बेटी को मुझे दे दो। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भगवान के लिए मेरी बेटी को कुछ मत करना। उसे मुझे लौटा दो। तभी मायनी मंत्र पढ़ने लगी। अचानक तेज रोशनी फैली और माधव का शरीर मोम का बनने लगा। ये क्या? मेरा शरीर मोम का क्यों बन रहा है? अरे तुमने ये कौन सा जादू किया? देखो मुझे ठीक करो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे दिल के साथ तुम्हारे शरीर को भी मोम का पुतला बना दूंगी, तभी मैं उस कलश को छू सकती हूँ। तभी माधव कुछ ही देर में पूरी तरह से मोम का पुतला बन गया। तभी मायनी उस बक्से को खोलती है और उसके अंदर से वो सोने का कलश निकालती है। चलो, आखिरकार मैंने इसे कमजोर करके ये कलश हासिल कर ही लिया। अब मुझे जल्दी से इसे लेकर अपने गुरुदेव को देना होगा। फिर मायनी वो कलश लेकर घर से निकल पड़ी और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी
कि तभी अचानक उसकी पायल की आवाज सुनकर वो रुक गई। तभी माइनी अपने पैरों को देखने लगी और उस पायल को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? एक व्यक्ति जो मुझे अपनी बेटी समझकर मुझसे इतना प्रेम कर रहा था, मेरे पैर में पायल पहनाई, और जब तक मैं थी उसने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना। मैंने कभी पिता का प्रेम नहीं जाना और आज मैं उसके साथ ऐसा कर रही हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है। तभी वहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति आ गया। चलो, बहुत अच्छा किया तुमने। ये कलश उसकी शक्ति कमजोर करके हासिल कर लिया। चलो, अब जल्दी से ये कलश मुझे दे दो ताकि विनायक के उस अंधकार लोक की शक्ति और इस पृथ्वी लोक की शक्ति का स्थानांतरण होने की वजह से अब सारी की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ जाएंगी। लाओ लाओ लाओ। नहीं, मैं ये कलश आपको नहीं दे सकती। मुझे इस कलश को वापस रक्षक के पास सौंपना होगा। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कलश मुझे दे दो। मैंने इस कलश को हासिल करने के लिए पूरे 25 वर्षों से इंतजार किया है। तभी जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा, माइनी मंत्र पढ़ने लगी और बूढ़ा व्यक्ति दूर जा गिरा। अरे, तुम्हें ये सब जादू मैंने ही सिखाया है और तुम मेरा ही जादू मुझ पर इस्तेमाल कर रही हो। अरे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैंने तुम्हें जादू पूरी तरह से नहीं सिखाया। इसीलिए जल्दी से ये कलश मुझे दे दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लाओ, दो मुझे। भले ही आपने मुझे ये सब विद्या सिखाई हो, लेकिन मेरे पास नेकी की शक्ति है और आपने गलत रास्ते से ये शक्ति हासिल की है। इसलिए नेकी की शक्ति हमेशा ज्यादा होती है। तभी बूढ़ा व्यक्ति वार करने लगा और माइनी अपने आप को बचाते हुए बूढ़े व्यक्ति से लड़ती है। तभी अचानक वार करते करते बूढ़े व्यक्ति का शरीर पत्थर का बनने लगा। ये क्या? ये तुमने ये जादू कहाँ से सीखा? अब मेरा शरीर पत्थर का क्यों बन रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। नहीं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तो बस एक कमजोर सी शक्ति का इस्तेमाल किया था, फिर इतनी तेजी के साथ ये इतना प्रबल कैसे हो गया? तभी उसकी नजर उस सोने के कलश पर पड़ी। अच्छा, तो एक नेकी की शक्ति और एक रक्षक की शक्ति मिलकर ये हुआ है। जैसा पाप आपने किया गुरुदेव, वो सजा अब आपको भुगतनी पड़ेगी। देखते ही देखते बूढ़े व्यक्ति का पूरा शरीर पत्थर की मूर्ति बन गया। अब इस कलश को मुझे सही हाथों में देना होगा। फिर माइनी वो सोने का कलश लेकर वहां से निकल पड़ी और वापस माधव के पास आ गई। और तभी माइनी मंत्र पढ़ने लगी, जिससे कि माधव फिर से इंसान बन गया। अरे ये क्या? तुमने मुझे मोम का पतला बनाया और फिर से इंसान? ये क्या चक्कर है? तभी माइनी आंखों में आंसू लिए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों से बेटी बनते बनते कब मैंने आपको पिता मान लिया, मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि हमारी दुनिया में किसी के माता पिता नहीं होते। हम सब अकेले ही शक्तियों से बनाए जाते हैं और अकेले ही अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए मुझे कभी प्रेम का एहसास नहीं हुआ और आज आपकी इस पायल ने मुझे आपके अधीन कर दिया। ये लीजिए कलश, अब मैं आपकी बेटी को भी इसी वक्त यहाँ बुला देती हूँ। तभी माइनी तेज रोशनी करती है और वहाँ मीना प्रकट हो जाती है। ये क्या? मैं उस गुफा से यहाँ कैसे आ गई? और पिताजी, यही वो लड़की है जिसने मुझे इतने दिनों तक उस गुफा में कैद करके रखा था। मुझे माफ कर दो मीना, मैं जिस मकसद से आई थी उससे मुझे बड़ी सीख मिली है। एक पिता का प्रेम और एक बेटी के लिए उसके समर्पण की सीख लेकर जा रही हूँ। माइनी वो कलश माधव के हाथ में रख देती है और वहां से चली जाती है। सच में
आज मैंने देखा कि एक बुरी शक्ति भी अच्छी शक्ति में बदल सकती है। पिताजी, अब हम क्या करें? और ये कलश आपने मुझे कभी नहीं दिखाया। क्या इसी कलश के लिए उसने इतना कुछ किया? हाँ बेटी, ये मेरी जिम्मेदारी थी, पर मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे सही स्थान पर पहुंचा दूं। ठीक है पिताजी, संभल कर जाइएगा। अगर ये कलश इतना ही पवित्र है तो और भी बुरी शक्तियां इस पर नजर डाल सकती हैं। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं इसे अब वापस देने जा रहा हूं। फिर माधव वो कलश लेकर वहां से निकल पड़ा और तालाब के किनारे पहुंचा। हे अंधकार लोक के युवराज, प्रकट हो जाइए और अपनी इस धरोहर को वापस संभालिए। तभी तेज रोशनी के साथ एक बड़ा सा काला द्वार प्रकट हुआ और उसके अंदर से विनायक बाहर आया। ये लीजिए, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लीजिए। हाँ, तुमने पूरे 12 वर्षों से इसकी हिफाजत की है और आज मैंने अपने राज्य में इतनी सारी शक्तियां इकट्ठा कर ली हैं कि अब मैं इस कलश की शक्तियां अपने राज्य से ही धरती लोक पर स्थानांतरण कर दूंगा। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को ईमानदारी से पाल पोस सकूं, उसका पेट भर सकूं। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम अपनी बेटी के साथ पूरा जीवन खुशी पूर्वक बिताओगे। कभी कोई तकलीफ तुम्हारे द्वार को नहीं छू पाएगी। विनायक इतना कहकर वो कलश लेकर अपने दरवाजे में वापस चला जाता है। फिर माधव घर आ जाता है और उसके बाद अपनी बेटी के साथ मेहनत करते हुए खुशी पूर्वक जीवन जीने लगता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।